हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ईएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। और 10 तक क्वेश्चन बता दिया था, 11th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो 11th नंबर का क्वेश्चन हम सबसे पहले पढ़ लेंगे कि 2 मीटर लॉन्ग बार है। ठीक है, एल दे दिया है, यहाँ पे एल की वैल्यू दे दिया है। फिर उसके बाद से बार यूनिफॉर्म सेक्शन मतलब डायमीटर दे दिया है। यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म सेक्शन 50 mm स्क्वायर। ठीक है, उसका एरिया दे दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया समझ लो, ये एरिया दे दिया, ए की वैल्यू दे दिया है। एक्सटेंडेड 2 mm, ये जो 2 मीटर लॉन्ग था वो इतना एक्सटेंडेड हो गया अंडर ए लिमिटिंग एक्सियल स्ट्रेस। यहाँ पर लिमिटिंग एक्सियल स्ट्रेस दे दिया है। यहाँ पर डेल एल की वैल्यू दे दिया है ये, और ये सिग्मा की वैल्यू दे दिया है। व्हाट इज़ द मॉडुलस रेजिलियंस फॉर द बार। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात बताऊँ, मॉडुलस जो रेजिलियंस है, मॉडुलस रेजिलियंस की बात करो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी स्टोर अप टू इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब स्ट्रेस की वैल्यू तो 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया है, और स्ट्रेन निकालना है तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ निकाल सकते हैं। चेंज इन लेंथ कितना है 2 mm, ओरिजिनल लेंथ मतलब 2000 एम। देखिए 2 मीटर दिया है तो 2000 mm हो जाएगा। उस तरीके से करके अगर निकालेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट जो ऑप्शन है वो आ रहा है ए वाला, 0.10 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बोल रहा है, देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन। द स्ट्रेस लेवल below which a material has a high probability of not falling under reversal of stress is known as। ध्यान से समझना ये क्या बोल रहा है कि स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस लेवल की बात कर रहे हैं। बिलो विच अ मटेरियल हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है फेल नहीं होने का अंडर रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अंडर रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको पता होगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल जो मैंने बताया है वहाँ पर आप जाके देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। जो यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है उसका करेक्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, एंडोरेंस लिमिट होता है। तो एंडोरेंस लिमिट क्या बताता है वो चीज़ें मैं बता दूं। वैसे तो आपको मैं ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोम का। उसमें सारे ये जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताता है ना कि एंडोरेंस लिमिट क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बिलो विच इवन लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल कैन नॉट प्रोड्यूस फैटिक फेलियर। ठीक है, उसी को एंड्रेंस लिमिट बोला जाता है। ये सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, अच्छे से एग्जांपल दे के समझाया है, वहाँ पर जाके आप देखिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, इफ़ ई की वैल्यू दे दिया, यहाँ पे देख लीजिए ई की वैल्यू दे दिया। एन एक्सियल पुल ऑफ 60 किलो न्यूटन सडनली अप्लाई टू स्टील, सडनली अप्लाई किया जा रहा है, ध्यान से समझना, सडनली अप्लाई किया गया 16 किलो न्यूटन। रॉड 50 mm इन डायमीटर एंड 4 मीटर लॉन्ग कॉजेज एन इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन ऑफ द ऑर्डर। इसके बारे में भी मैंने बताया कि अगर उसके ऊपर सडन, देखो ग्रेजुअल लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सडन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो सारे पॉइंट मैंने बताया कि जब भी सडन अप्लाई किया जाता है इसके बेस पे देखो आपको इलोंगेशन चाहिए ना, तो इलोंगेशन पहले जो आपको फॉर्मूला पता है पी एल अपन ए ई का फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ड्यू टू सडन लोड के कारण ये जो सिग्मा जो मैं फाइंड आउट करना ये डेल जो फाइंड आउट करना हो वो 2 डेल जितना हो जाता है। मतलब जितना भी आप ये इसके थ्रू आप फाइंड आउट करोगे उसका डबल ये हो जाता है अगर सडन लोड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और उसके बाद 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बताया है कि जब डिफ्लेक्शन हम फाइंड आउट कर रहे थे, इलोंगेशन फाइंड आउट कर रहे थे, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है कि अगर ऐसे कंडीशन होते हैं सडन लोड अगर अप्लाई किया जाता है तो उसका इलोंगेशन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, उसका इलोंगेशन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1.19। ठीक है, 1.19 ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि
अगर सडन लोड अप्लाई होता है तो उसका इलोंगेशन ग्रेजुअल लोड के कंपैरिजन में डबल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 96 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 96 में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया कि मैं 1995 से लेके 2018 तक के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप तक बताऊंगा। हाँ मतलब 10 क्वेश्चन लेकर ही मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपके लिए बेस्ट रहे। तो यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन देख लिए। 40 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, क्या बोल रहा है 40 नंबर का, अ बार ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, वेरीज यूनिफॉर्म फ्रॉम क्रॉस सेक्शन 2D टू D, ठीक है, वो वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो ऊपर जो डायमीटर था वो 2D जितना डायमीटर था और नीचे कहाँ तक आ गया, ये D जितना डायमीटर आ गया। इस तरीके से उसका ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया क्रॉस सेक्शन 2D टू D तक होता है। इफ एक्सटेंस ऑफ द बार इज कैलकुलेटेड ट्रीटिंग इट एज ए बार ऑफ एवरेज डायमीटर देन द परसेंटेज एरर विल बी। देखिए परसेंटेज एरर की बात कर रहा है, ठीक है, तो जो परसेंटेज एरर की अगर मैं बात करूँ तो वो जो परसेंटेज एरर होता था उसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको, परसेंटेज एरर की अगर बात करें तो उसका ऑलरेडी अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको पहले तो एवरेज डायमीटर एक्सटेंशन ऑफ बार जब होता है तब क्या होता है, एवरेज की अगर मैं बात करूं तब क्या होता था कि जो डेल होता था एवरेज की अगर बात करें तो क्या होता था पी एल अपन ए, ठीक है, जिसमें आपका ए जो होता था एवरेज अगर कंसीडर करके रखें, ठीक है, तो पी एल ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं π/4 और डी की जगह पे d प्लस 2D, एवरेज डायमीटर ले रहे हैं ना, डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो आपको एवरेज जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। फिर बाद में जब एरर फाइंड आउट करेंगे ये चीज़ें तो आपको पता चल गई। फिर बाद में और ये कितना आ रही हैं अगर आप देखोगे इसको तो ये वैल्यू कितनी आ रही है वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वो वैल्यू आती है 16/9 पी एल अपॉन पाई कैपिटल डी स्क्वायर ई। ठीक है, ये आता है 16/9 पाई 16/9 पी एल अपन पाई डी स्क्वायर इंटू ई आता है। ठीक है, अब मुझे चाहिए परसेंटेज एरर, तो मैं वो चीज़ें भी बता देता हूँ कि परसेंटेज एरर की अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो वो होता है आपका, जो आप ऑलरेडी फार्मूले में वैल्यू पुट करते थे, जो पहला जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल क्या होता है पी एल अपन ए। अब पी एल अपन ए का अगर फार्मूला यूज करोगे तो आपका फार्मूला आ जाता है, अगर डी के फॉर्म में करते हो, ठीक है, डी के फॉर्म में करते हो तो आपका ये फार्मूला आ जाता है 2pl अपन पाई डी स्क्वायर ई। ठीक है, और एवरेज की अगर बात करें तो अभी मैंने बताया 16/9 पी एल अपन पाई डी स्क्वायर ई। ठीक है, अपॉन ओरिजिनल, ठीक है, 2pl अपन पाई डी स्क्वायर ई, ये वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो आपकी जो कैलकुलेशन से आएगा वो वैल्यू में आएगा, उनटू 100 कर दोगे तो आपका परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा। और इसमें जो एरर ऑफ परसेंटेज है वो है आपका कितना आता है 11.11 आता है। इसका जो परसेंटेज जो आता है वो 11.11 आता है। तो अप्रॉक्सीमेट नियरर किसके हैं, 10 के नियरर है, तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे कि परसेंटेज अब एरर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये टेक्निक यूज करके परसेंटेज ऑफ एरर फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब कि एरर जो आ रहा है, ठीक है, एक्चुअली आना तो इतना चाहिए लेकिन इतना आ गया, ठीक है, तो उसमें से आपका आना तो इतना ही चाहिए था, ठीक है, एवरेज में, लेकिन आ गया इतना, तो इतने में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका एरर निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे कि ताकि आपको आइडिया रहे कि कैसे किस तरीके से ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट, हाँ, तो 50 नंबर का क्वेश्चन की अगर बात करें, द लेंथ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन अल्फा होता है, ये आपको पता है, यंग्स मॉडुलस ई होता है ऑफ ए बार ए आर ट्वाइस डैट ऑफ बार बी, मतलब
इसका थर्मल एक्सपांसन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन और यंग्स मॉडुलस जो है वो बी के कंपैरिजन में डबल है ए, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ बोथ बार इज इंक्रीज, ध्यान से समझना कि दोनों बार में टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, इफ द सेम अमाउंट वाइल प्रिवेंटिंग एनी एक्सपांसन, while preventing any expansion, then the ratio of stress develop in bar A to that bar in B, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात आपको बताऊं, ध्यान से समझना, ठीक है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो थर्मल एक्सपांसन होता था, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाए, इसलिए मैं वो पॉइंट को बता रहा हूँ कि अगर आप थर्मल एक्सपांसन का स्ट्रेस की बात करेंगे तो ये जो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ई अल्फ़ा डेल्टा टी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, इस कंडीशन में। तो यहाँ पर थर्मल एक्सपांसन भी डबल हो रहा है, ठीक है। अगर सिग्मा ए और सिग्मा बी की मैं रेशियो फाइंड आउट करूँ तो इसके लिए ये सिग्मा, ये ई ए अल्फ़ा ए डेल्टा टी अपॉन ई बी अल्फ़ा बी डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे ई ए कितना हो जाएगा, ई ए की अगर बात करूँ तो 2 ई बी के बराबर हो जाएगा, और अल्फ़ा ए कितना होगा, ऊपर की अगर बात करें तो 2 अल्फ़ा बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4, मतलब 4 का मल्टीप्लिकेशन जितना हो जाएगा तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कितना इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर स्ट्रेस की बात करें तो कितना इंक्रीज कर जाएगा, तो 4 जितना इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। ये सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी जो थियरी वाले पार्ट मैंने बनाए हैं, ठीक है, उसमें सारे पॉइंट को डिस्कस किया है। वो चीज़ों को देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लिस्ट ऑफ द बिलो रेफर अ बार लेंथ एल, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यंग्स मॉडुलस ई, पोजीनियस रेशियो म्यू एंड सब्जेक्टेड टू एक्सियल स्ट्रेस पी, ठीक है। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 द सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये चीज़ें अगर आपने पूरे अच्छे से पढ़ा है तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा जो नॉर्मली हमें पता होता है वो चीज़ों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली हमें जो पता होता है कि ताकि आप फटाफट देखो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में भी आपको मैंने बताया है, वो चीज़ें भी पता है, स्ट्रेन एनर्जी का भी बताया है, रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बारे में भी बताया है, ठीक है। अगर इसके बारे में देखना है, देखो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ई इक्वल टू क्या लिखते थे, 3k, ध्यान से समझना, 1 माइनस 2 म्यू, यही लिखते थे। अब यहाँ पे k इधर डिवाइड कर दो, ई अपन k कर दो, तो क्या आ रहा है, 3 1 माइनस 2 म्यू, ये आ रहा है, ठीक है। तो 1 माइनस 2 म्यू कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सेकंड वाला दिख रहा है, सेकंड, मतलब ये सी का तो सेकंड फिक्स है, सी का सेकंड आपका फिक्स हो गया, इतना आइडिया मिल गया, ठीक है। सी का देखोगे तो सेकंड आपका फिक्स हो गया, इससे आपको पता चल गया, ठीक है, इससे आपका पता चल गया। तब यहाँ पर और क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, देख सकते हैं, रेशियो पे यंग्स मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी चीज़ दी हुई है, ये भी आपको फार्मूला पता है, ठीक है। इसका भी अगर मैं बताऊँ, यहीं पे बता देता हूँ, ई इक्वल टू आपको पता है कि 3k 1 माइनस 2 म्यू होता है, और ई इक्वल टू ये भी होता है 2g 1 प्लस म्यू, ये होता है। तो अगर g को इधर डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 प्लस म्यू, ये क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, इसकी जगह पे 1 आ जा रहा है, और c की जगह पे 2 आ जा रहा है, इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 2, ठीक है। अभी इतने से मैच करके देख लेते हैं, ठीक है, कि कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा, कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। सी का 2 और डी का 1, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन है, ठीक है। सी का 2 देखोगे तो आपको ए में और सी में दोनों जगह पे मिल रहा है, दिख रहा है, सी का 2 ए में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है। डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, डी का 1 होना चाहिए, दोनों में डी का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब एक और थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो राइट है, डिफरेंट किस में है, ये सी ए और सी में, तो पहला डिफरेंट है, तो पहले कोई चेक कर लेते हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ तो पहले कोई चेक कर लेते हैं, पहला क्या बोला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसको बता रहा है, वॉल्यूमेट्रिक अगर स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसको बता रहा है, 2, यही होता है ना, ये वाला थर्ड वाला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो यही होता है ना,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखोगे तो थर्ड वाला, ठीक है, सिग्मा अपॉन ई 1-2 म्यू, ठीक है। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बताया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, तो ये आ जाता है, मतलब ए का थर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे जब ऑप्शन देखेंगे तो ए का थर्ड में कौन सा है, ए और सी में ए का थर्ड आपका ए वाला ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, 70 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन? इफ़ ऑल डायमेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार of a square cross section suspended freely from ceiling of roof are double then total elongation produced by its own weight will increase। ध्यान से समझना, ओन वेट के कारण बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इलोंगेशन कितना हो रहा है, तो आपको पता है, अगर इसकी देखो प्रिज्मेटिक बार की बात किया है, तो प्रिज्मेटिक बार के बारे में मैंने यहाँ बताया है कि इस तरीके से अगर कोई बार इस तरीके से है, ठीक है, और इसके सेल्फ वेट के कारण अगर कोई आता है तो वो क्या होता है, गैमा एल स्क्वायर अपॉन 2e होता है। प्रिज्मेटिक बार के लिए, कॉन्कर के लिए 6e हो जाता है। अभी यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे क्या बोला है कि उसका जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन सस्पेंडेड फ्लू फ्रॉम द सीलिंग एज ए रूफ डबल देन द टोटल इलोंगेशन बाय इट्स ओन वेट, ठीक है। तो जब डबल अगर हो जाता है, ठीक है, अगर डबल हो जाता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अगर L की वैल्यू डबल हो जा रही है, देखो लेंथ अगर डबल हो जा रहा है तो यहाँ L क्या है, स्क्वायर फॉर्म में, तो 2L अगर पुट करेंगे तो 4 वैल्यू आ जाएगा, मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 4 टाइम्स कौन सा है, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रेस एट विच a material fractures under a large number of reversible of stress is called। ध्यान से समझना, the stress at which a material fracture under a large number of reversible of stress, large number of reversible of stress की अगर बात करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें पहले भी हमने देख लिया। देखिए ऐसे घुमा के कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पहले भी देख लिए कि द स्ट्रेस एट विच मटेरियल फ्रैक्चर अंडर ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड एज, रिवर्सिबल स्ट्रेस आ जाता है तो एंड्रेंस लिमिट आ जाता है, तो इसका आंसर है ए, एंड्रेंस लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि इसके बेस पे है, ये चीज़ें मैंने असर्शंस रीजन से रिलेटेड कई बार ये पॉइंट बता चुका हूँ, बार बार इसको इंडिकेट करके बताने की ज़रूरत नहीं है। असर्शंस और रीजन के ऑप्शन जो होते हैं, ए कब आएगा, बी कब आएगा, सी कब आएगा, डी कब आएगा, ये बहुत बार मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, यहाँ पे मुझे बार बार उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, काफ़ी टाइम भी हो गया। तो यहाँ पे 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, स्ट्रेन इज ए फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, स्ट्रेन क्या है, इज ए फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ मटेरियल वाइल द स्ट्रेस इज अ डिराइव कांस्टेंट, ठीक है, स्ट्रेस जो है वो क्या है, डिराइव कांस्टेंट कॉन्सेप्ट है, सही बात है कि स्ट्रेस जो है वो डिराइव कांस्टेंट है और स्ट्रेन जो है उसके फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ मटेरियल है, तो ये वाला तो राइट है। दूसरा रीजन क्या बोल रहा है, स्ट्रेन डज नॉट हैव अ यूनिट वाइल द स्ट्रेस हैज ए यूनिट, मतलब क्या बोल रहा है कि स्ट्रेन डज नॉट हैव यूनिट, ओबियसली स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है लेकिन स्ट्रेस का यूनिट होता है, तो ये भी राइट है। बट यहाँ पर इसका कोई मतलब सोल्यूशन नहीं दे रहा है, ये रीजन कोई नहीं दे रहा है कि भाई ये फंडामेंटल मटेरियल का बिहेवियर बता रहा है तो क्यों है, या ये डिराइव कॉन्सेप्ट क्यों है, ये उसके बारे में कुछ नहीं बता रही है, तो यूनिट को बता रही, दोनों अपने अपनी जगह पर राइट हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट, और ये वीडियो जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, असर्शंस इसमें क्या दिया है थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेंगे, फिर बाद में उसका रीजन भी देख लेंगे। तो असर्शंस में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन एट ए सर्टेन पॉइंट विच एन इलास्टिक बॉडी अंडरगोज under given stress is the sum irrespective of the stress being tensile यहाँ पे देख सकते हैं, और कंप्रेसिव, ठीक है, सही बात है, कंप्रेसिव ये भी राइट है। रीजन क्या बोला, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पोजेंस रेशियो आर एज्यूम टू बी द सेम इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन, सही बात है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है एंड पोजेंस रेशियो होता है, आर एज्यूम टू बी द सेम इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन, सेम ही होगा एज वेल एज टेंशन और एज वेल एज कंप्रेशन में, और ये उसका प्रॉपर रीजन भी दे रहा है, ठीक है, तो ये भी राइट है।
और वो भी राइट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन होगा। तो ये आपने 20 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो इसी तरीके से देखते रहिए, और भी क्वेश्चन आपके पास लेकर आएंगे कि ताकि आपके लिए आसान हो जाए। और आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, ऑलरेडी मैंने 32 लेक्चर्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोम के बारे में बता दिया है, वो चीज़ें देखिए कि ताकि आपके लिए आसान हो सके। सो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।